देखिए इसमें इसका भी चैप्टर है एनवायरनमेंट का, तो आज से हम पर्यावरण की क्लास शुरू कर रहे हैं इसी में, ठीक है। तो पर्यावरण के अंतर्गत आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण क्या है, इकोसिस्टम क्या है, इकोलॉजी क्या है, इन टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, पर्यावरण। तो देखिए जनरली हम पढ़ते आए हैं, छोटे से कक्षा छठवीं से पढ़ते आए हैं पर्यावरण, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं पर्यावरण से, या हम देखते हैं इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो अभी बात कर रहे हैं पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में सभी ने छठवीं क्लास से पढ़ा हुआ है कि पर्यावरण क्या है। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं कि पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर का आवरण, ये वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है पर्यावरण कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ और डिटेल में यहाँ थोड़ी, तो पर्यावरण से तात्पर्य किससे होता है, भौतिक कारकों, फिजिकल फैक्टर की बात करेंगे तो भौतिक कारक। अब इसकी बात करेंगे तो कौन कौन आते हैं, जलमंडल है ना, थलमंडल या स्थलमंडल जिसे कहें, वायुमंडल, वायुमंडल। तो हम देखते हैं, देखिए पर्यावरण की जब बात होगी तो पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर का आवरण जिससे हम चारों ओर से घिरे हुए हैं वो कहलाता पर्यावरण। अब पर्यावरण हम देखते हैं कि किससे मिलकर बना हुआ है, भौतिक कारकों। और भौतिक कारक क्या हैं, तो हम देखते हैं जलमंडल की बात करें, स्थल या थलमंडल की बात करें और वायुमंडल की। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कंपटीशन में, कि पर्यावरण के भौतिक कारकों के अंतर्गत शामिल किया गया है थलमंडल को, जलमंडल को, वायुमंडल को, सभी को, तो सभी है ना, यानी ये सारे मंडल किस में आ जाएंगे, थलमंडल की बात करें, जलमंडल की बात करें, वायुमंडल की बात करें, तो हम देखते हैं किसके अंतर्गत आ जाएंगे, पर्यावरण के अंतर्गत, ठीक है। अब जब पर्यावरण की बात होगी तो हम देखते हैं कि पर्यावरण की बात होगी तो एक होते हैं जैविक कारक, जब कारकों की बात करते हैं या प्रभावित करने वाले कारक की बात करते हैं तो एक जैविक कारक होते हैं और एक अजैविक कारक। जब भी क्वेश्चन आता है जैविक कारक की बात करेंगे बायोटिक फैक्टर, और हम देखते हैं एबायोटिक फैक्टर। तो फैक्टर की बात करते हैं तो जैविक कारक, अब हम देखते हैं जिनमें जीवन है वो क्या हो जाएंगे, जैविक कारक हो जाएंगे, और अजैविक कारक जिनमें जीवन नहीं है लेकिन हम देखते हैं कि जीवन जीने के लिए आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं अजैविक फैक्टर या अजैविक कारक। तो पर्यावरणीय कारकों की जब हम बात करते हैं तो कितने कारकों में बांटा गया है, यहां से आपके कई प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। पर्यावरणीय कारक, तो एक होते हैं अजैविक कारक, या इसी को बोल सकते हैं एबायोटिक फैक्टर, और एक होते हैं जैविक कारक। यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे कई प्रकार से, ठीक है। तो यदि सरल क्वेश्चन आता है कि पर्यावरणीय कारकों को कितने वर्गों में बांटा गया है, दो, अजैविक कारक, जैविक कारक। रटना बिल्कुल नहीं, अजैविक कारक जिसमें जीवन नहीं है वो सभी क्या कहलाते हैं, अजैविक कारक, लेकिन जिनमें जीवन होता है वो सब क्या होते हैं, जैविक कारक। अब अजैविक कारक को ही हम बांट देते हैं आगे चलकर पुनः दो भागों में, पुनः दो भागों में बांट देते हैं, और एक को नाम दे देते हैं जलवायवीय कारक, ठीक है, जलवायवीय कारक, और एक को नाम दे देते हैं मृदीय कारक, ठीक है। यानी जब भी अजैविक कारक की बात करते हैं तो इसी के अंतर्गत जलवायवीय कारक आ जाएंगे और इसी के अंतर्गत मृदीय कारक। वे कारक जो हम देखते हैं जलवायु को प्रभावित करते हैं, जैसे जल है ना, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ठीक है, ये सब क्या है, जलवायवीय कारक। मृदीय कारक की बात करें तो हम देखते हैं मृदा, ठीक है, पोषक तत्व, पोषक तत्व, अम्लीयता और नमी, ठीक है। तो जब भी जलवायु कारक की बात करेंगे,
जल, बिल्कुल, जल की बात करेंगे तो अजैविक कारक है। जल में जीवन नहीं है लेकिन जीवन जीने के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है। तो जब जल की बात करेंगे तो जल क्या है? अजैविक कारक है। क्यों? क्योंकि जल में जीवन नहीं है लेकिन जीवितों के लिए जल की मात्रा आवश्यक है, ये जल आवश्यक है। जैसे जल की बात करें, यानी जितने भी ये क्या है, ये पर्यावरणीय कारक हैं, जलवायु कारक है, सब अजैविक हैं। न जल में जीवन है, न इसमें जीवन है, न इसमें जीवन है, लेकिन हमारे जीने के लिए, यानी जितने भी जैविक कारक हैं उनके जीने के लिए आवश्यक होते हैं। अब जैविक कारक तो जीवन किसमें है? तो हम देखते हैं, बात करेंगे जीव जंतु, ठीक है, सूक्ष्म जीव, और हम बात करेंगे पेड़ पौधे। जीव जंतु, सूक्ष्म जीव और पेड़ पौधे। अब देखना, जब भी कारक की बात होगी, पर्यावरणीय कारक की बात होगी, तो कितने होते हैं? तो जलवायु, जैविक का, अजैविक कारक और जैविक कारक। अजैविक कारक वे कारक या वे पर्यावरणीय कारक जिनमें जीवन नहीं है लेकिन जीवितों के लिए आवश्यक होते हैं, हम देखते हैं अजैविक कारक कहलाते हैं। जब जैविक कारक की बात करेंगे तो वे पर्यावरणीय कारक जिनमें हम देखते हैं जीवन है, वो सब बोलते हैं जैविक कारक या बायोटिक फैक्टर। आया समझ में? अब जल अब देखिए, जितने भी पर्यावरणीय कारक होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, तो हम देखते हैं कि एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए जब जल या वर्षा की कमी होगी तो पक्का है कि जीव जंतु प्रभावित होंगे। कौन प्रभावित होंगे? जीव जंतु प्रभावित होंगे, पेड़ पौधे प्रभावित होंगे जब जल की कमी होगी, यानी इनमें होने वाला परिवर्तन इनको प्रभावित करेगा, है ना। अब मृदा की बात करेंगे। अब एक शब्द आया, जैसे बोलते हैं आर्द्रता, और एक शब्द आया नमी, दोनों की अंग्रेजी होती है ह्यूमिडिटी, नमी, या एक बोलते हैं आर्द्रता। तो जब भी आर्द्रता की बात करेंगे तो हम देखते हैं वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और जब मृदीय कारक में नमी की बात करेंगे तो नमी क्या है? मिट्टी में उपस्थित पानी की मात्रा को नमी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ शब्द नमी का संकेत भी H2O से है, वाटर से है, और यहाँ पे भी हम देखते हैं कि आर्द्रता से भी मतलब पानी से, लेकिन यहाँ आर्द्रता किससे है? तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, और इसीलिए आर्द्रता किससे? जलवायु कारक से संबंधित है। और जब नमी की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि मृदा में उपस्थित पानी की मात्रा को क्या बोलते हैं? नमी। आया समझ में? तो चाहे जल की बात करें, तापमान, हम देखते हैं तापमान बढ़ेगा घटेगा तो हम देखते हैं कि इन पर असर पड़ेगा जो जीवित हैं। तापमान बढ़ेगा तो हम देखते हैं कि पक्का है कि हमारे जीवन पर, जनजीवन पर असर पड़ेगा। जीव जंतु, जैसे हम देखते हैं जितने भी जीव जंतु होते हैं, हम देखते हैं गाय भैंस बकरी मनुष्य सब क्या हैं, तो हम देखते हैं कि इनके जीवन पर असर पड़ेगा, है ना। वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी या घटेगी तो भी इन पर असर पड़ेगा, ठीक है। मृदा में, तो मृदा में हम देखते हैं मिट्टी से तात्पर्य है, पोषक तत्व से है, अम्लीयता से और नमी से है। अब देखिए, जब भी पोषक तत्व की बात होगी तो जिस प्रकार हम पढ़ते हैं ना, मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, तो हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, और हम देखते हैं इनकी बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि मृदा में भी पौधों के विकास के लिए हम देखते हैं एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट और एक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट, दीर्घमात्रिक पोषक तत्व, और एक होते हैं लघुमात्रिक पोषक तत्व। जब भी हम देखते हैं हम मृदा में खाद को मिलाते हैं तो आपने देखा होगा जब भी खाद वगैरह खरीदते हैं, उर्वरक खरीदते हैं, तो उनमें क्या लिखा रहता है? NPK लिखा रहता है ना। N से तात्पर्य किससे? नाइट्रोजन से, P से पोटेशियम से, P से फास्फोरस से, K से पोटेशियम से। यानी ये तीन क्या होते हैं? क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं, क्रांतिक तत्व होते हैं। इनके बिना हम देखते हैं पौधों की वृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। तो यही हम देखते हैं उर्वरक के रूप में मिलाए जाते हैं। तो हम देखते हैं एक होते हैं दीर्घमात्रिक तत्व और एक होते हैं लघुमात्रिक तत्व। तो दीर्घमात्रिक तत्व की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? तो हम देखते हैं ठीक है, तो 3 4 5 6 7 ये 9 होते हैं। ये क्या होते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, दीर्घमात्रिक तत्व। कभी कभी आपका परीक्षा में पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की वृद्धि के लिए दीर्घमात्रिक तत्व, आवश्यक दीर्घमात्रिक तत्व है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। उसी को गंधक बोल देते हैं। अब सूक्ष्म मात्रिक तत्व की बात करते हैं तो हम देखते हैं
ठीक है। तो ये होते हैं सूक्ष्मात्रिक तत्व या माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी दीर्घमात्रिक तत्व, और एक होते हैं सूक्ष्मात्रिक तत्व। अब इनकी संख्या पहले होती थी 16 और अब कितनी हो गई है 17। तो हम देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 9 होते हैं दीर्घमात्रिक तत्व और 8 होते हैं सूक्ष्मात्रिक तत्व। आपका कई बार आपका परीक्षाओं में यहाँ से इस चैप्टर से ही पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मात्रिक तत्व नहीं है, या कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है, या कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है। तो हम देखते हैं, हमें इनको याद करना पड़ता है। तो हम देखते हैं, अब देखना, अब एक होते हैं क्रिटिकल एलिमेंट, क्रिटिकल एलिमेंट यानी क्रांतिक तत्व। तो क्रांतिक तत्व क्या होते हैं, तो हम देखते हैं, हमने पढ़ा हुआ है एनपीके, और एनपीके क्या है, हम देखते हैं कि जब हमारे भूमि में मृदा में हम देखते हैं 3 तत्वों की मुख्य रूप से कमी हो जाती है, तब हम उर्वरक मिलाते हैं या खाद मिलाते हैं। तो उनमें कौन से मुख्य रूप से तत्व होते हैं, एनपीके, यानी इनके बिना पौधों की वृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती, इसीलिए इनको क्रांतिक तत्व बोल देते हैं, क्रिटिकल एलिमेंट। अब आ जाए कि क्रांतिक तत्व होते हैं तो सूक्ष्मात्रिक होते हैं, दीर्घमात्रिक, तो दीर्घमात्रिक होते हैं ना, दीर्घमात्रिक। अब आप एक शब्द सुनते हो उर्वरक, ठीक है कई बार हम सुनते हैं उर्वरक और एक होता है खाद, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है चाहे उर्वरक की बात करें चाहे खाद की बात करें तो 2 शब्द आते हैं। उर्वरक का काम भी क्या है, हम देखते हैं कि मिट्टी में पोषकता प्रदान करना या पौधों की गुणवत्ता में वृद्धि करना, और हम देखते हैं कि खाद का भी काम है मिट्टी में पोषकता प्रदान करना और पौधों की गुणवत्ता में वृद्धि करना। लेकिन जो उर्वरक होते हैं तो इनका उत्पादन किसमें होता है, कंपनियों में होता है, फैक्ट्रियों में होता है। और जो जैविक खाद की बात करते हैं तो हम देखते हैं ये जीव जंतुओं की अपशिष्ट से बनाई जाती है। लेकिन दोनों का काम ही है कि मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि करना, और गुणवत्ता में वृद्धि होगी तो फसल उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। लेकिन उर्वरकों के साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन खाद के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। अभी आपने देखा होगा हाल ही में जैसी न्यूज़ चलती थी कि केरल में जो काजू की फसल होती थी तो उन पर हम देखते हैं कि उर्वरक का प्रयोग किया गया था। उर्वरक, इसके बाद में हम देखते हैं पेस्टिसाइड होते हैं, कीटनाशक होते हैं, तो हम देखते हैं उनका प्रयोग किया गया तो फसल की उत्पादन में तो वृद्धि हुई, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट पूरा प्रदूषित हो गया था। और जितने भी पेशेंट आते थे तो उनमें लंग्स की बीमारी होती थी, लंग्स से रिलेटेड यानी फेफड़ों से रिलेटेड। जब उनको देखा गया तो हम देखते हैं कि उनमें साइड इफेक्ट पाया गया, और किसकी वजह से, उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करने से। तो हम देखते हैं कि उर्वरकों का साइड इफेक्ट होता है, उत्पादन क्षमता को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि भूमि की उपजाऊपन को बाद में कम कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, ये हम देखते हैं जो जैविक खाद होती है तो हम देखते हैं कि इनका काम भी ग्रोथ करना होता है, लेकिन साइड इफेक्ट को कम करते हैं। या साइड इफेक्ट मतलब इनका जो विषाक्त जो असर होता है वो नहीं होता है। ठीक है, आएगा समझ में। अब देखिए जितने भी अजैविक कारक होते हैं तो हम देखते हैं जैविक कारक एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, और एक दूसरे से संबंधित यानी एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी इनकी मात्रा घटेगी या बढ़ेगी तो हम देखते हैं कि प्रभावित कौन होंगे, एक। अब देखना, जब भी जैविक कारक की बात होगी तो जिनमें जीवन है, और जीवन किसमें है, जीव जंतुओं की बात करें, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ ये आ जाएंगे। और पेड़ पौधे या वनस्पति, इनमें भी जीवन है, यानी ये सभी सजीव हैं और ये सभी क्या हैं, निर्जीव हैं। अब जल की बात करेंगे, सजीव है निर्जीव है, निर्जीव होगा ना, तो नॉन लिविंग मैटर्स में आएगा तो जल क्या होगा, जैविक या अजैविक, अजैविक होगा ना, अजैविक। तो हम देखते हैं जब भी यदि इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं तो जल क्या है, अजैविक, ये सब अजैविक हैं और ये सब जैविक हैं। तो आपका पूछ लिया जाएगा, इसमें से कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का जैविक कारक है या अजैविक कारक है। इस प्रकार से ये अजैविक कारकों को भी बाद में बांट देते हैं, जलवायु कारक और मृदीय कारक की। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, देखना, जो पर्यावरणीय कारक होते हैं वही पारिस्थितिकीय कारक होते हैं। जो पर्यावरणीय कारक होते हैं वही क्या होते हैं, पारिस्थितिकीय कारक होते हैं। तो दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, समझो, यहां पे ओब्लिक करके लिख सकते हैं पारिस्थितिकीय कारक, इकोलॉजिकल फैक्टर, पारिस्थितिकीय कारक। अब देखना, पर्यावरण को पढ़ा, पर्यावरण क्या है, वह आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, यानी पर्यावरण किससे मिलकर बना है, अजैविक और जैविक, यानी जैविक
जीव जंतु, और जीव जंतु चारों ओर से किससे घिरे हुए हैं? इनसे। तो हम देखते हैं क्या है? अजैविक कारक। तो किससे मिलकर बना है? जैविक और अजैविक कारक से। इसी प्रकार पारिस्थितिकी, तो पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होगी? हम रटते हैं किताबों में और भूलते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिकी की बात होगी तो पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या होगी? कैसे डिफाइन करेंगे? जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, इकोलॉजी। जीव क्या हो गए? जिनमें जीवन है, और हम देखते हैं आसपास कौन है? ये हम देखते हैं अजैविक कारक। तो जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। तो जीव जिसमें जीवन है यानी जैविक कारक, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इनसे एक दूसरे से संबंधित है, वो हो जाएंगे अजैविक कारक। यानी पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या हो गई? जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। जिस प्रकार के हम जीव हैं और जिस प्रकार के एनवायरमेंट में रहते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारे अजैविक कारक हो जाएंगे, वातावरण हो जाएगा। तो हम देखते हैं जिस प्रकार का संबंध होता है उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी, है ना। तो फादर ऑफ पारिस्थितिकी या इकोलॉजी, तो इकोलॉजी के जनक कौन होते हैं? हीकल या अर्नेस्ट हीकल, है ना, जर्मनी के थे। यदि आ जाए कि पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया था तो फिर रिटर आ जाता है, कभी कभी बुक्स में लिखा। लेकिन जब भी जनक की बात होगी तो हम देखते हैं कि पारिस्थितिकी के जनक कौन हो जाएंगे? अर्नेस्ट हीकल। क्या है पारिस्थितिकी? तो जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। कई बार इसको परिभाषा के रूप में पूछ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। और पारिस्थितिकी की बात होती है तो यही पारिस्थितिकीय कारक होते हैं और यही पर्यावरणीय। तो जब भी यदि आ जाए कि पर्यावरणीय कारक कितने प्रकार के होते हैं? 2। और इसी प्रकार से यदि आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकीय कारक से संबंधित है, तो हम देखते हैं इकोलॉजिकल फैक्टर भी हम देखते हैं 2 ही होते हैं, अजैविक और जैविक, है ना। तो जैविक जिनमें जीवन है, रटना बिल्कुल नहीं है। जीवन किसमें है? तो जंतुओं में है, और सूक्ष्म जीवों में है, और वनस्पतियों में है यानी पेड़ पौधों में। सूक्ष्म जीवों की बात होगी तो जीवाणु आएंगे, बैक्टीरिया आएंगे, विषाणु वायरस आएंगे, प्रोटोजोन्स आएंगे, ये सब किस में आ जाएंगे? सूक्ष्म जीव। ठीक है। अब पारिस्थितिकी की बात करते हैं। तो पारिस्थितिकी की यदि ब्रांच को देखें तो मुख्य रूप से कितनी शाखाएं होती हैं? 2। जब भी शाखाओं की बात करते हैं, यहाँ परिभाषा पूछ लेते हैं कभी कभी आपकी इसमें परीक्षाओं में। और आप कोई भी ये वाला चैप्टर इसलिए उठाया क्योंकि अभी हमने बॉटनी को शुरू किया था और जूलॉजी को, तो हमने सोचा ये भी चैप्टर कंप्लीट कर लें, क्योंकि आपका पुलिस के सिलेबस में भी है ये वाला चैप्टर, और आपके जो सीटेट या एमपीटेट कोई भी तैयारी करते हैं तो इसमें आपका ये सम्मिलित किया गया है चैप्टर। ठीक है। अब जब भी इसकी बात करते हैं, पारिस्थितिकी की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं होती हैं? तो 2। एक होती है स्वपारिस्थितिकी, ठीक है, या इसी को बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी। ठीक है। एक होती है समपारिस्थितिकी, ठीक है, ये सिन इकोलॉजी। तो स्वपारिस्थितिकी और एक होती है समपारिस्थितिकी। ठीक है। तो यदि सरल क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी की मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं, तो 2, स्वपारिस्थितिकी और एक होती है समपारिस्थितिकी। ठीक है। अब पारिस्थितिकी क्या पढ़ी हमने? जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। और स्वपारिस्थितिकी क्या हो जाएगी? जब किसी जीव विशेष की बात होती है या एक ही जाति विशेष की बात होती है और उनके वातावरण के साथ संबंधों के अध्ययन की बात होती है तो उसे स्वपारिस्थितिकी बोल देंगे। यानी इसकी परिभाषा क्या होगी कि एक ही जाति अथवा जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन स्वपारिस्थितिकी कहलाता है ना। स्वपारिस्थितिकी क्या हो जाएगा कि एक ही जाति के जीवों का या एक विशेष जीव का उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन हो जाएगी स्वपारिस्थितिकी। इसमें समपारिस्थितिकी तो हम देखते हैं इसके अंतर्गत विभिन्न जीवों का या विभिन्न जातियों का, इसमें विभिन्न हो गया, है ना, इसमें एक ही। तो जब ही एक ही जीव या जाति विशेष का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो स्वपारिस्थितिकी कहलाती है। और समपारिस्थितिकी की बात करें तो हम देखते हैं जब विभिन्न जीवों का, है ना, यानी एक से अधिक जीव हो रहे हैं और हम देखते हैं एक से अधिक जातियों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं समपारिस्थितिकी। इसको भी हम देखते हैं आगे चलकर 2 वर्गों में बांट देते हैं। इसको भी आगे चलकर 2 वर्गों में बांट देते हैं। एक को नाम देते हैं जलीय पारिस्थितिकी या एक्वेटिक इकोलॉजी, और एक होता है स्थलीय पारिस्थितिकी।
ठीक है, जलीय पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी। अब जलीय पारिस्थितिकी, इसके अंतर्गत जल में रहने वाले जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन, यानी जो जलीय जीव हैं तो जल उनका एनवायरनमेंट हो जाएगा, और जलीय जीव क्या हो जाएंगे, तो हम देखते हैं वो जैविक कारक हो जाएंगे, और उनका एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, अजैविक कारक। तो हम देखते हैं जल में रहने वाले जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी, तो इसमें स्थल में रहने वाले जीवों का उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके कई प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। जब भी यदि आता है कि पर्यावरण के भौतिक कारक के अंतर्गत किसको रखा गया है, तो क्या लिख सकते हैं, जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, पर्यावरणीय कारक कितने प्रकार के होते हैं, या पारिस्थितिकीय कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन से, अजैविक कारक और जैविक कारक। अब जैसे आपने पूछा था किसी ने कि सर जल कैसे हो जाएगा, जल तो जैविक कारक कहलाया, तो जल हम देखते हैं जल में जीवन नहीं है, लेकिन हमें जीवितों के लिए आवश्यक है, यानी जल क्या है, निर्जीव है, लेकिन हम देखते हैं वो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और हम देखते हैं जल क्या है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, अपरंपरागत स्रोत है। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, अपरंपरागत स्रोत है। ऐसे कोई भी एग्जाम नहीं है, आप MPPSC देख लीजिए जिसमें आपका ये क्वेश्चन नहीं आया हो, चाहे पुलिस देख लें, चाहे कोई से भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, और आपका जीके से भी संबंधित है, साइंस से भी संबंधित है। जल है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, अपरंपरागत स्रोत है, क्या होगा। और सबसे ज्यादा गलती करते हैं, परंपरागत है ना, फिर भी गलती कर दी है ना, क्योंकि हम रटते हैं, भावनाओं में बहते हैं कि मम्मी पापा भी बताते हैं, दादा दादी भी बताते हैं कि जल हुआ करता था, और हम सोच लेते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती गई, जल चल रहा है, यानी परंपरागत हो गया। और जिस दिन इसको हम कन्फर्म कर लेंगे कि परंपरागत नहीं है, इस कुरीतियों को भूल जाएंगे, क्योंकि विज्ञान कुरीतियों पर बल नहीं देती, विज्ञान देती प्रमाण पर। और सत्य किस पर आधारित होते हैं, प्रमाण पर। तो जब तक विज्ञान सत्य नहीं देती है, और यानी प्रूफ नहीं कर देती, जब तक किसी विषय वस्तु को मानती नहीं है। अब देखना, यहां इनको भी कंफर्म कर लें इसी के साथ में। ऊर्जा के स्रोत की बात करते हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम देखते हैं मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2। ठीक है, एक होते हैं परंपरागत स्रोत, ठीक है, और एक होते हैं अपरंपरागत स्रोत। इनको हम हमेशा रटते हैं, और एक क्वेश्चन आपको हमेशा परेशान करते हैं। एक बार यदि इनको अच्छी तरह से हम कंफर्म कर लें बिना रट के, एक शब्द आया परंपरागत, एक आया अपरंपरागत। सबसे पहले तो इसको डिफाइन करें, परिभाषित करें। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी परंपरागत स्रोत की, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रिया, ये किसको लिख रहे हैं हम, परंपरागत। ठीक है, तो इसको देखें एक बार, ऊर्जा के ऐसे स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः उपयोग करना असंभव है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। क्या हो जाएगा, ऊर्जा के ऐसे स्रोत, ठीक है, जिनका एक बार प्रयोग करने के पश्चात उन्हें पुनः प्राप्त करना असंभव है, या पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। या इसी को क्या बोल देते हैं, ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, या इसी को क्या बोल देंगे, ऊर्जा के समाप्त स्रोत। ठीक है, इतने नामों से बोल देते हैं। तो हम देखते हैं, अब इसकी अंग्रेजी भी क्या होगी, अंग्रेजी होगी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें एक बार प्रयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना संभव है, ऊर्जा के हम देखते हैं क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। अब हम देखते हैं क्या आएगा, जैसे कोयला, पेट्रोल, है ना। तो हम देखते हैं कि इनके हमारी धरती पर भंडार हैं, और हो सकता है कि आने वाले 200-400 वर्षों में हमारी पृथ्वी से कोयला, पेट्रोल ये खत्म हो जाए, है ना। क्यों, अब आपको लग रहा होगा कि टंकी में पेट्रोल खत्म हुआ, पेट्रोल पंप गए डलवा लिया, लेकिन हम देखते हैं कि जो पेट्रोल पंप में भी पेट्रोल आ रहा है, तो हम देखते हैं कहीं से आ रहा है, और हम देखते हैं कि क्या है, इसके हमारी धरती पर भंडार हैं। और हम देखते हैं जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे, और आने वाले हो सकता है कि 500 वर्षों में हमारी धरती पर कोयला, पेट्रोल ना रहे, यानी
हम समय रहते ऊर्जा के ऐसे संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि हम देखते हैं कि हमें पता है कि एक दिन ये धोखा दे जाएंगे, इसीलिए हम देखते हैं कि इन पर हम ऐसे स्रोतों का उपयोग करने जा रहे हैं जो हमें आत्मनिर्भर बनाए। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो विद्युत प्राप्त की जा रही है तो किससे, जल से प्राप्त की जा रही है, सौर से एनर्जी प्राप्त की जा रही है, सोलर सिस्टम लगाए जा रहे हैं। हम देखते हैं यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी हम देखते हैं सोलर सिस्टम पर आधारित बनाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक दिन ये धोखा दे के चले जाएंगे, इसीलिए हम देखते हैं कि समय रहते हुए हम इनको छोड़ रहे हैं और दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। क्यों? अब इसकी परिभाषा हमने क्या लिखी, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है या असंभव है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, अनवीकरणीय स्रोत कहलाते हैं, समाप्त स्रोत कहलाते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि इनके हमारी धरती पर भंडार हैं और आने वाले कुछ वर्षों में ये समाप्त हो जाएंगे। लेकिन अब ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों की बात करेंगे तो हम देखते हैं ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोत क्या कहलाते हैं। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें एक बार उपयोग करने के पश्चात बार बार प्राप्त करना संभव हो, या ऐसे स्रोत ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनकी आपूर्ति प्राकृतिक क्रियाकलापों के द्वारा प्रकृति में निरंतर बनी रहती है और जो कभी समाप्त नहीं होते हैं, जिन्हें एक बार उपयोग करने के पश्चात बार बार उपयोग में लाया जा सकता है, ऊर्जा के अपरंपरागत, और इसी को बोल देते हैं नवीकरणीय, और इसी को बोल देते हैं असमाप्त स्रोत कहलाते हैं। जैसे जल, ठीक है, जल की बात करें, पवन ऊर्जा की बात करें, ठीक है, सौर ऊर्जा की बात करें या सूर्य की बात करें। अब जब तक हम जिंदा हैं जब तक जल रहेगा, पवन रहेगी, सौर भी रहेगा। और कई बार पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, सूर्य है ऊर्जा का परंपरागत अपरंपरागत, तो हम ये सोचते हैं, मम्मी पापा बताते हैं, दादा दादी बताते थे लगा दो परंपरागत, तो परंपरागत नहीं है। जब तक हम जिंदा रहेंगे सूर्य रहेगा, जिस दिन ये खत्म हो जाएंगे जीवन ही खत्म हो जाएगा। यानी हम देखते हैं, इसीलिए जल से हम विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, पवन से हम देखते हैं पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, इसकी बात करें, इनकी बात करें तो इनका उपयोग कर रहे हैं, तो ये सब हुए ना। तो जब भी आ जाए जल क्या है, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत। क्यों? क्योंकि इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है ना। और हम देखते हैं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा। अब जैसे, ठीक है, अब आएगा ये समझ में, अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा बनेगा। अब जैसे आ गया आपका, ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस। अब आपका आ जाए मान लो क्वेश्चन की प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत, अपरंपरागत स्रोत, क्या हो जाएगा, अपरंपरागत, है ना। पता था गलती करोगे क्योंकि इसमें बढ़िया प्राकृतिक लिखा हुआ है, परिभाषा को भी हमने, तो एग्जामिनर को तो पता होता ना कि बच्चे गलती कहाँ करेंगे। अब हम फिर भावना में बह गए, प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस क्या है, हम देखते हैं कि जितने भी हम देखते हैं अनवीकरणीय यानी कोयला पेट्रोलियम जो प्राप्त करते हैं, तो पेट्रोलियम प्राप्त करते हैं तो जो सबसे ऊपरी लेयर होती है पेट्रोल के कुएं की, वो सबसे ऊपरी परत क्या होती है, प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस क्या है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ना कि अपरंपरागत। अब जैसे आ जाए बायोगैस, ये क्या है, ये है ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत। बायोगैस क्या है, जीव जंतुओं के अपशिष्ट से जो बनाई जाती है। जब तक जीव जंतु रहेंगे, गाय भैंस बकरी, है ना, तो हम देखते हैं उनसे गोबर जो अपशिष्ट प्राप्त करते हैं, तो हम देखते हैं वही है बायोगैस। तो बायोगैस ऊर्जा का अपरंपरागत है। भाई गाय भैंस रहेंगी तो पक्का है कि उनसे खाद हमें मिलती रहेगी, और हम देखते हैं ऐसा तो नहीं कि वो खाएं बस और अपशिष्ट पदार्थों को निकालना बंद कर दें, तो हम देखते हैं ये होती है अपरंपरागत। प्राकृतिक गैस तो हम देखते हैं तेल कूपों के ऊपर जो ऊपरी परत होती है उसे बोलते हैं प्राकृतिक गैस। तो बताओ बनेगा ना। अब जब भी ये समझो कि यदि आपने ये सीख लिया बिना रटे तो आपका 1 नंबर कंप्लीट है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। क्या करेंगे, इसकी परिभाषित क्या करेंगे, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत को, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिन्हें एक बार उपयोग करने के पश्चात पुनः प्राप्त करना असंभव है ना। तो पक्का है कि कोयला पेट्रोलियम खत्म हो जाएंगे तो इनको, इसीलिए आप देख रहे हो ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिससे हम देखते हैं सोलर सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। आजकल हम देखते हैं गांव में, शहर में, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट जो लगाई जा रही हैं सौर ऊर्जा पर संचालित लगाई जा रही हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन ये धोखा दे देंगे, लेकिन ये धोखा नहीं देंगे, है ना। तो जितने हम देखते हैं हमेशा जो इनका हम देखते हैं प्राप्ति होती रहती है, तो हम देखते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, ऊर्जा के नवीकरणीय, है ना। देखिए, और जब भी कंफ्यूज होते हैं तो हमें देखना है कि जब भी हम एग्जाम देने जाएंगे
तो कोई भी एग्जाम को हम देते हैं तो हम देखते हैं हिंदी में भी पूछा जाता है, अंग्रेजी में भी पूछा जाता है, बस एक भाषा का दूसरी भाषा में ट्रांसलेट नहीं मिलता है। हिंदी आएगी तो हिंदी का अंग्रेजी वर्जन नहीं दिया जाएगा, या उर्दू आएगी तो उर्दू का कोई दूसरा वर्जन नहीं होगा, या संस्कृत होगी। लेकिन साइंस या जीके या मैथ जो भी पढ़ते हो तो उसका अंग्रेजी में भी दिया जाएगा। अब कंफ्यूज होते हैं तो इसकी अंग्रेजी क्या आएगी? नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका क्या आ जाएगा? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी रिन्यूएबल तो जानते हो ना कि जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सके। मान लो कंफ्यूज होते हैं तो बताया कि यहाँ अंग्रेजी में आपका एक ही शब्द मिलेगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और इसका क्या आएगा? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इससे आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो परंपरागत से मतलब समाप्त होने वाले से है, और अपरंपरागत से मतलब समाप्त नहीं होने वाले से। इसीलिए देखना, कभी परंपरागत नाम दे देते हैं, कभी अनवीकरणीय नाम दे देते हैं, कभी समाप्त दे देते हैं, या कभी हम दे देते हैं आपुरित। आपुरित क्यों दे देते हैं? क्योंकि हम देखते हैं इनकी पूर्ति सीमित है। और हम देखते हैं असमाप्त क्यों दे देते हैं? क्योंकि ये कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं। और पुरित दे देते हैं क्योंकि इनकी पूर्ति, इनसे हम देखते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तो इतने नाम दे देते हैं। तो कई बार बिल्कुल यही नाम है ना। अब पीएससी का भी पेपर देखो, पिछले पेपर तो जरूर मिलेगा एक आध में ये, है ना। पुलिस के जितने भी पेपर आते हैं, कोई सा भी वर्ग 3 का पेपर तो यूपी टेट, सी टेट, है ना, एनवायरमेंट से भी रिलेटेड है, आपका साइंस से भी रिलेटेड है। तो हमें ये देखना जितने भी समाप्त होने वाले हैं वो सब क्या होते हैं? परंपरागत। और जितने ना समाप्त होने वाले होते हैं वो सब कहलाते हैं अपरंपरागत, ठीक है। तो अपरंपरागत से मतलब जिन्हें बार बार प्राप्त किया जा सके। अब जितने भी, अब मान लो दे दें ज्वार भाटा, कठिन कठिन शब्द थोड़ी देख लें। अब आ जाए ज्वार भाटा। ज्वार भाटा सभी ने जीके में पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। ज्वार भाटा जो हम देखते हैं किससे उत्पन्न होते हैं? समुद्र में, है ना। तो ज्वार और भाटा हम देखते हैं समुद्री लहरों के नीचे जाने से, ऊपर उठने से। ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे भाटा, है ना। जब भी भूलते हैं तो ज्वार शायद ऊपर की ओर उठता है और भाटे की बात करते हैं तो नीचे की ओर। तो नीचे जाना भाटा और ऊपर जाना ज्वार। तो हम देखते हैं ज्वार भाटा क्या है। अब क्वेश्चन आपका आया है, आपका एसएससी में भी पूछा गया कि ज्वार भाटा है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, अनवीकरणीय स्रोत, क्या होगा? अब यदि थोड़ी आप समझ के लगाओगे तो जब तक समुद्र में पानी रहेगा ज्वार भाटा आते जाते रहेंगे, यानी समुद्र में पानी कभी खत्म नहीं होगा और ज्वार भाटा भी कभी खत्म नहीं होंगे। और ज्वार भाटा क्या है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं तो ऐसे शब्द सुने तो हो सकता है कि वहां पे नहीं हमसे बने, है ना। तो ये सब बन जाएंगे ना। ये आपका बहुत कंफ्यूज करने के लिए पूछते हैं प्राकृतिक गैस। जब हम यहाँ सीख जाते हैं तो यहाँ गलती कर देते हैं। तो उसका बढ़िया इंग्लिश में लिखा है नेचुरल गैस। वासुकु मिल जाएगा कि प्राकृतिक है, सन ने प्राकृतिक उसमें लिखवाया था और प्राकृतिक है लगा दो बढ़िया ला परंपरागत। और जबकि प्राकृतिक गैस क्या है? तो तेल कूपों की ऊपरी परत वो कहलाती है प्राकृतिक गैस, है ना। तो हम देखते हैं जब भी इसकी बात करें, जैसे आ जाए कई बार आपका क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पे धान बोई जाती है तो धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है? धान के खेतों में कौन सी गैस होती है? आ जाएगा ऑप्शन नाइट्रोजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। मारो तुक्का। क्या है चार ऑप्शन? नाइट्रोजन, ठीक है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन का संकेत होता है CH4। क्वेश्चन है धान के खेतों में कौन सी गैस पाई जाती है? ये आपका 3-4 बार आपका परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार आया है कि जहाँ पे मवेशी बंधते हैं, जानवर जो बांधे जाते हैं चौपाए, तो हम देखते हैं वहाँ पे कौन सी गैस होती है। या अगला क्वेश्चन क्या है? दलदली क्षेत्र में कौन सी गैस पाई जाती है? दलदली क्षेत्रों में कौन सी गैस पाई जाती है? और सभी का आंसर एक है, केवल और केवल मीथेन। मीथेन जहाँ पे गाय भैंस बनते हैं, मवेशी रहते हैं, मवेशी जिन्हें चौपाए बोलते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं गोबर या कचरा, है ना, जो अपशिष्ट होते हैं, तो सभी में कौन सी? मीथेन, ठीक है। तो जब भी यदि दलदली क्षेत्रों की बात होगी, अब गेहूं के खेत में क्यों नहीं कहते, धान के खेत में क्यों कहते? धान के खेत में दलदल होता है ना। तो इसलिए दलदली क्षेत्रों में कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन, है ना। हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाई जाती है। भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में वो भी ऑक्सीजन।
भूपर्टी पर ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है 49.9, 50 लिख सकते हैं लगभग। मानव शरीर में तो हम देखते हैं 65 लगभग। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना रहता है 78, है ना। तो इस प्रकार से तो देखना है इसको, बढ़िया इसके कल नोट्स बनाएंगे कि कितना हमें लिखना है। पढ़ना ज़्यादा है लेकिन लिखना है थोड़ी शॉर्ट में, है ना। तो इनको हमने पर्यावरण को पढ़ा, पारिस्थितिकी को पढ़ा, तो इसके जब हम नोट्स बना लेंगे फिर इसके बाद में अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम को अच्छी तरह से, कैसे क्वेश्चन आते हैं, एक ही लेक्चर में हमें समझ में आ जाएगा। फिर हम इतने चैप्टर जिसके अंतर्गत हम देखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड को। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक के रूप में बिल्कुल समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को, तो इस प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, देखते हैं